नमस्कार। पुनः मैं आज आ गया आप लोगों के समक्ष। आज पेपर BA पार्ट 2 पेपर 4th पेपर का भारत में लोक व्यय के संबंध में पहले की क्लास में चर्चा हुई है और पुनः मैं आज जो शुरू करूंगा उसका है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, यानी लोक व्यय में वृद्धि। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जानने के लिए हमें स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार के कार्यों में आयोजन काल में गहन और व्यापक विस्तार से लोक व्यय में भारी वृद्धि हुई है। यदि हम चालू कीमतों पर लोक व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाते हैं तो काफी प्रभावशाली लगती है। 1950-51 में रेवेन्यू और पूंजी खातों में कुछ लोक व्यय 900 करोड़ रुपए था। यह 70-71 में 7,843 करोड़ रुपए, 1990-91 में 1,63,520 करोड़ रुपए और 15-16 में 38,48,998 करोड़ रुपए हो गए। 2016-17 में लोक व्यय का बजटीय अनुमान 44,48,860 करोड़ रुपए था। छात्रों, लोक व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए निरपेक्ष व्यय के आंकड़े अधिक उपयोगी नहीं होते। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में लोक व्यय की निरपेक्ष राशियों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसलिए लोक व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद पर विचार करना आवश्यक है। भारत में 1950-51 से 1990-51 के बीच लोक व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात लगातार बढ़ा है। 1950-51 में लोक व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 9.1% था, जो बढ़कर 1960-61 में 15.4%, 1980-81 में 2.6% और 1990-91 में 28.7% हो गया। इसके बाद लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद अनुपात नीचा हुआ। 1996-97 में यह अनुपात 24.7% तथा 1997-98 में 25% था। इसके बाद इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ और 1916-17 में लोक व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 29.3% था। इस समय भारत में लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विभिन्न अल्पविकसित देशों की तुलना में ऊंचा ही है और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे विकसित देशों के साथ तुल्य है। यह पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रारूप हुआ भारत के संदर्भ में। अब हम शुरू करेंगे लोक व्यय की रचना।
कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। भारत में सरकारी व्यय को दो भागों में बांटा जाता है। पहला विकास व्यय और दूसरा है गैर विकास व्यय। छात्रों, विकास व्यय में पहला जो पॉइंट है वह है विकास कार्यों में विस्तार। आयोजन काल में लोक व्यय में भारी वृद्धि का प्रधान कारण सरकार के विकास कार्यों में विस्तार है। 1950-51 में विकास व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात 36.2% था। 3 दशकों तक अर्थात 1950-51 से 1980-81 तक कुल व्यय के साथ विकास व्यय के अनुपात में भारी वृद्धि हुई। 1980-81 में विकास व्यय का कुल व्यय से अनुपात बढ़कर 64.6% हो गया, लेकिन इसके बाद कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में कमी आई। 1990-91 में यह कुल व्यय का 59.8% था। उदारीकरण के दौर में इसमें तेज गिरावट आई। 2000 से 2001 में विकास का कुल व्यय में हिस्सा केवल 51.2% था, परंतु पिछले कुछ वर्षों में व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय के हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2011-12 में कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 58.7% तथा 2015-16 में 60% तथा 2016-17 में 58.6% था। छात्रों, 1970 के दशक के आरंभ से भारत में विकास व्यय में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन विकास व्यय में वृद्धि अपने आप में अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। यह तय करने के लिए कि विकास व्यय युक्ति संगत है, हमें उन मदों पर गौर करना जरूरी है जिन पर यह व्यय किया गया है। कुछ अन्य बातें जिन पर गौर करना जरूरी है यह है कि विकास व्यय की प्राथमिकताएं क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय स्रोतों का आवंटन क्या है, लोक व्यय के सिद्धांतों का पालन कहां तक हो रहा है और विकास व्यय से समाज को मिलने वाला लाभ क्या है। भारत में आर्थिक आयोजन समाजवादी देशों के आयोजन से दृष्टिकोण और विस्तार दोनों में ही भिन्न रहा है। इस देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्यरत रहेंगे। इस तरह की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहती है जो निजी क्षेत्र की असमर्थताओं तथा उदासीनता के कारण विकसित नहीं हो पाते। अतः पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य ने आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष रूप से जोर दिया। सड़क और रेल परिवहन का विकास, नहरों का निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन आदि तेजी से आर्थिक विकास के लिए अच्छी स्थिति तैयार करते हैं। राज्य द्वारा सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी का बहुमुखी विकास निजी क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के विषय में यह युक्ति कारगर सिद्ध हुई है, लेकिन राज्य द्वारा सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी के विकास के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र बुनियादी उद्योगों की स्थापना करेगा अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं था। इसलिए आयोजन काल के शुरू के वर्षों में महालनोबिस की विकास युक्ति का अनुकरण कर इस देश में सरकार ने बड़े पैमाने पर स्थापित होने वाले
बुनियादी उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना को प्राथमिकता दी थी। इस नीति के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा व इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार और रसायन उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों को बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों का आवंटन होने से इनका जो तेजी के साथ विकास हुआ, उससे देश का औद्योगिक ढांचा मजबूत बना। उदारीकरण की नीति के तहत अब कुछ वर्षों से सरकार बुनियादी उद्योगों को भी निजी क्षेत्र को सौंप रही है। दूसरा जो बिंदु है, पॉइंट है, वह है अर्थ सहायता में वृद्धि। रेवेन्यू खाते में अर्थ सहायता ये सब्सिडी राशि में तेजी के साथ वृद्धि की वजह से विकास व्यय में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय बजट से प्राप्त की जाने वाली अर्थ सहायता में 2002-03 से 2016-17 के बीच 6 गुना वृद्धि हुई है। 2002-03 में 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016-17 में 2,60,485 करोड़ रुपए, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अर्थ सहायता 2012-13 में सर्वाधिक थी। सकल घरेलू उत्पाद का 2.58%, 2016-17 में अर्थ सहायता सकल घरेलू उत्पाद का 1.72% थी। इस देश में प्रमुख अर्थ सहायताएं निर्यातों, खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों पर ही रही है। आरंभ में जब सरकार ने इस प्रकार की अर्थ सहायता देना तय किया तो निश्चय ही वह युक्ति संगत थी, लेकिन अब इन अर्थ सहायताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का इनमें निहित स्वार्थ बन गया है। सरकार अब उर्वरक पर अर्थ सहायता कम करने का प्रयास कर रही है। निर्यातों पर अर्थ सहायता बंद कर दी गई है। खदानों पर अर्थ सहायता का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, लेकिन व्यवहार में खदानों पर अर्थ सहायता का लाभ समाज के सबसे गरीब वर्गों को जो गांव में रहते हैं नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि ये लोग आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे के बाहर हैं। उर्वरकों पर अर्थ सहायता का लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों को हुआ है, जो राष्ट्रीय राजकोषीय में कोई योगदान नहीं करते, यद्यपि उनकी आय का स्तर अब काफी ऊंचा है। इन अर्थ सहायताओं के अतिरिक्त रेल तथा सड़क परिवहन सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर अर्थ सहायताएं हैं। ये प्रकट अर्थ सहायताएं हैं और इनकी मात्रा सरकार के बजट में स्पष्ट की जाती है, लेकिन अनेक प्रच्छन्न अर्थ सहायताएं हैं जिनकी राशि का ठीक ठाक अनुमान बजट में नहीं हो पाता है। इन अर्थ सहायताओं की मात्रा कम नहीं, सस्ती उच्च शिक्षा, सरकारी निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं, किसानों को रियायती दर पर बिजली और राज्य सरकारों द्वारा लगभग मुफ्त सिंचाई सुविधाएं कुछ प्रच्छन्न अर्थ सहायता के जाने माने उदाहरण हैं। छात्रों, तीसरा जो बिंदु है वह है सामाजिक सेवाओं पर व्यय। पश्चिमी देशों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय मानव में निवेश स्वीकार किया जाता है और इसलिए उसे मानव पूंजी का उत्पादक मानते हैं। पूर्वी एशियाई के देशों ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया है तथा उनमें भारी निवेश किया है। भारत सरकार ने भी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिस सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रसार, लेकिन इन पर सार्वजनिक व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय भारत में 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.8% था, जबकि ब्राजील में यह 6.0% था। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय तो 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4% था। छात्रों, अगला जो बिंदु है वह है आर्थिक समृद्धि में विकास व्यय के अनुरूप वृद्धि न होना। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि बावजूद इसके कि विकास व्यय में समय के साथ वृद्धि हुई है, फिर भी देश में आर्थिक समृद्धि की दर वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां अनेक अल्प विकसित देशों में यह दशक के पहले ही पहुंच चुकी थी। इस देश में बार बार आर्थिक गतिहीनता की स्थिति पैदा हुई है, जिससे संदेह होता है कि यहाँ साधनों का आवंटन युक्तिपूर्ण नहीं है। लोक व्यय के कार्यात्मक वर्गीकरण से स्पष्ट है कि पिछले 2 दशकों में सिंचाई सहित कृषि और परिवहन सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में कमी आई है। यह दरअसल पूंजी व्यय में कमी का परिणाम है। कालांतर में ब्याज के भुगतान और सहायताओं और सरकारी कर्मचारियों को वेतनों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण लोक व्यय का बड़े पैमाने पर ऋषण है। इससे अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। सरकार के पूंजी व्यय की वृद्धि पर जबरदस्त रोक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के अलावा चिंता के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं। सबसे पहले तो सरकार ने लोक व्यय के मित व्ययिता के सिद्धांत का प्रायः उल्लंघन किया है। यह सर्वविदित है कि सरकार योजना व्यय करते हुए सार्वजनिक निधियों को प्रायः अंधाधुंध बर्बाद करती है, और संभवतः यही कारण है कि योजना विशेष पर मौद्रिक व्यय के लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर भी भौतिक लक्ष्य प्रायः अप्राप्य रह जाते हैं। सामुदायिक विकास परियोजनाओं और लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर व्यय अक्सर ही अपव्यय रहा है। द्वितीय भारतीय समाज में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक बन गया है और सार्वजनिक क्षेत्र भी इससे बच नहीं पाया है। इसलिए सरकारी परियोजनाओं पर मौद्रिक व्यय में वृद्धि होने के बावजूद समृद्धि दर में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्षों से गैर इस्तेमाली क्षमता रही है। इसके लिए प्रभावपूर्ण मांग में कमी जिम्मेवार नहीं है। दुर्भाग्यवश देश की अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जहां कुछ उद्योगों में गैर इस्तेमाली उत्पादन क्षमता पैदा हो गई है, वहां कुछ दूसरे उद्योगों में वर्तमान उत्पादन क्षमता से उत्पादों की मांग पूरी कर पाना कठिन है। ये सब भारतीय आर्थिक आयोजन में असंगतियों का परिणाम है। छात्रों, अभी हमने जो चर्चा किया वह जो पॉइंट था वह विकास कार्यों में विस्तार का था। अब व्यय के जो बिंदु है वो गैर विकास व्यय में भी कुछ सरकार का लोक व्यय होता है, जिसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि आयोजन काल के पहले 3 दशकों में गैर विकास व्यय के सापेक्षिक महत्व में कमी हुई थी, तथापि इसमें निरपेक्ष वृद्धि हुई थी। 1980-81 से
अब तक लगभग 2.5 दशकों में गैर विकास व्यय में निरपेक्ष वृद्धि के साथ साथ इसका कुल व्यय के साथ अनुपात बढ़ा है। गैर विकास व्यय प्रशासनिक दृष्टि से वांछनीय होता है और जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ इससे वृद्धि होती है। लेकिन भारत में पिछले 6.5 दशकों में गैर विकास व्यय में जो वृद्धि हुई है उससे आसानी से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस अवधि में जनसंख्या 2.5 गुनी से भी अधिक हो गई है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय लगभग 4 गुनी हुई है। अतः स्थिर कीमतों पर गैर विकास व्यय में कुछ वृद्धि होना सर्वाधिक उचित माना जाएगा। लेकिन ये कारक गैर विकास व्यय में होने वाली तेज वृद्धि से स्पष्ट नहीं कर पाते। प्रतिरक्षा, ब्याज के भुगतान, पुलिस और कर एकत्रण पर लगभग 2/3 गैर विकास व्यय आता है। निश्चय ही इन मदों पर व्यय की उपयोगिता है, लेकिन भारत में जहाँ साधनों का अभाव है, इन मदों पर व्यय में कमी करना आवश्यक है। पहला, प्रतिरक्षा। केंद्रीय सरकार का प्रतिरक्षा पर व्यय 80-81 में 3,604 करोड़ रुपए था। समय के साथ इसमें तेज वृद्धि हुई और यह 90-91 में 15,426 करोड़ रुपए हुए। 15-16 में 2,25,895 करोड़ रुपए हुए तथा 16-17 में 2,48,005 करोड़ रुपए हो गया। प्रतिरक्षा पर व्यय में होने वाली निरपेक्ष वृद्धि विवादास्पद है। कुछ लोगों का विचार है कि कालांतर में प्रतिरक्षा औद्योगिकी में काफी बदलाव आया है, जिससे पुराने सैन्य उपकरण उपयोगी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश शत्रु राष्ट्रों से घिरा हुआ है, प्रतिरक्षा में आधुनिकीकरण को राष्ट्रीय जोखिम बढ़ाकर ही स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा सेना का उपयोग प्रायः आंतरिक विद्रोह तत्वों को दबाने के लिए करना पड़ता है। देश में बढ़ती हुई प्रत्यक्षतावादी शक्तियों से भविष्य में निरंतर खतरा रहेगा और इसलिए प्रतिरक्षा व्यवस्था में कटौती कर पाना सहज नहीं होगा। ब्याज का भुगतान। लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रायः अनुत्पादक माना जाता है। आयोजन काल में इस मद पर व्यय में भारी वृद्धि हुई है। 16-17 में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान 2,83,069 करोड़ रुपए था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% था। यह निश्चय ही राजकोष पर बड़ा भार है। ब्याज के भुगतान की राशि बहुत ज्यादा हो जाना दरअसल सरकार को रोक ऋण द्वारा योजनाओं के लिए साधन जुटाने की नीति का दुष्परिणाम था। इस मद पर व्यय में कमी करने के लिए लोक ऋण के एक बड़े अंश को वापस करना जरूरी है। सुदीप्त मंडल और गोविंद राव के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अंशों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धन राशि से ऋण की अदायगी का वित्तीयन हो सकता है। इस धन राशि का प्रयोग सरकार के चालू व्यय के वित्तीयन के लिए नहीं होना चाहिए। उनकी राय में सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को दिए जाने वाले ब्याज की दर को भी नीचा किया जाना चाहिए। तीसरा है कर एकत्रण व्यय। कर एकत्रण व्यय पर व्यय नियमित रूप से बढ़ा है। केंद्र तथा राज्य सरकारों का कर एकत्रण पर व्यय 1990-91 में 1,973 करोड़ रुपए था, जो 2000 से 2001 में बढ़कर 6,570 करोड़ रुपए तथा 2013-14 में 30,032 करोड़ रुपए हो गया। इस मद में व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण कर विभाग के कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी बताया जाता है। कालांतर में कर्मचारियों को वेतन मान ऊंचे हुए हैं और इससे कर एकत्रण पर व्यय बढ़ना स्वाभाविक है। कर एकत्रण पर व्यय बढ़ने का एक अन्य कारण यह भी है
कि इस देश में कर व्यवस्था बड़ी पेचीदा है और इसलिए कर विभाग में अफसरों और दूसरे कर्मचारियों की भर्ती काफी ज्यादा है। कर व्यवस्था सरल होने पर कर विभाग कर्मचारियों की संख्या कम कर करों की वसूली पर खर्च में कमी की जा सकती है। छात्रों, अभी आपको भारत में लोक व्यय के रूपरेखा के बारे में स्पष्ट किया गया और उस स्पष्ट में खास करके दो बिंदु को हाईलाइट किया गया और उसके जो दो बिंदु हैं वह विकास व्यय पर खर्च और दूसरा है गैर विकास व्यय पर खर्च की जाने वाली राशि, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचा को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही दो मार्ग हैं जो अति आवश्यक हैं, जिस पर आज भी विकास की गतिविधि इसी फॉर्मूले पर व्यय की जो प्रारूप है इसी फॉर्मूले पर चलाया जाता है और जो भी इसका प्रतिफल हो सामने व्यवहारिक रूप से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर, देश पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसी के साथ आज की कक्षाएं समाप्त की जाती है और पुनः हम लोग इसी का शेष भाग दूसरे क्लास में दूसरे दिन मिलेंगे। धन्यवाद।